हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सबके साथ मैकबेथ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आप सबके साथ डिस्कस करूंगी। पर मुझे पता है मुझे थोड़ी लेट हो गई हैं क्योंकि मैं बाकी सिलेबसेस कंप्लीट करा रही थी। जैसे आपके मुझे कमेंट्स आ रहे थे उसी हिसाब से मैं आपकी तैयारी करवा रही थी। अगर आपको यही क्वेश्चन आंसर्स, अगर आप जैसे मुझसे हमेशा पूछते हैं कि नोट्स, देखिए यही आपके नोट्स में भी काम आएगा। मैं अलग से भी कोशिश करूँगी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करूँ, पर अभी फ़िलहाल अगर आप ये सब अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसमें ही आपके नोट्स भी बन जाएंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं, जो लाइन, जो स्पीचेस जो इम्पॉर्टेंट है उसके, वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँ। तो वो मैंने डिस्कस किया है। हाँ, अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और पढ़ना है या किसी और के भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। देयर इज़ अ कमेंट सेक्शन एंड आई लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स एंड आई एम वेरी मच ग्लैड आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और आपकी सारी तारीफ़ें मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैकबेथ मैं आपको बता देती हूँ, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। एक बार में कवर अप नहीं हो सकता, उसको धीरे धीरे ही करके मैं आपको समझाऊँगी। पर हाँ, आप लोग प्लीज़, जो मेरे स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स को, प्लीज़ मेरे मेहनत को देखते हुए प्लीज़ सिर्फ आपको एक ही मेहनत करना है अपनी तरफ से, वो ये है कि आपको एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, आई होप आपको अच्छा लगता हो, तो आप प्लीज़ लाइक बटन को भी प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएं मेरे सारे वीडियोज़ के। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नाउ लेट्स बिगिन मैकबेथ एक्ट 3 पार्ट 2। ये पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो पार्ट 1 के जो क्वेश्चन आंसर्स है ये पार्ट 2 के हैं। एंड द क्वेश्चन 35 इज एक्सप्लेन, डू नॉट अम्यूज एट मी, व्हाट स्ट्रेंज इन्फर्मिटी Macbeth here refers to in Act 3, Scene 4. Do not muse at me, okay? Answer 35. Embarrassed by his own awkward behavior, वो अपने ही awkward behavior से बहुत ज़्यादा embarrassed हो जाते हैं। Macbeth apologized to his honorary guest, वो माफ़ी मांगते हैं, and requests them not to wonder at peculiar behavior. वो बोलते हैं कि आप लोग इसके बारे में मत सोचिए कि मैं ऐसे क्यों behave कर रहा हूँ। By strange infirmity, Macbeth here refers to frightened reaction after seeing the apparition of Banquo's spirit. वो बहुत ही अजीब तरीके का बिहेव करते हैं ना बैंको के घोस्ट को देखने के बाद, वो उसी के बारे में बोलते हैं। स्ट्रेंज इन्फर्मिटी मतलब वो मैकबेथ, जो बैंको का घोस्ट को वो देखे हैं मैकबेथ, उसी के बारे में वो बोल रहे हैं। क्वेश्चन 36, एक्सप्लेन द आयरनी इन द स्टेटमेंट एंड टू आवर डियर फ्रेंड बैंको whom we miss. इसमें आयरनी क्या है? Answer 36. An irony is embedded in the statement since few minutes back he has been informed. Irony इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है by the murderers that they have murdered Banquo, कि उन्होंने बैंको को मार दिया। So by the time he raises the toast in the name of Banquo, जब वो टोस्ट रेज करते हैं in the name of Banquo, regretting his absence, और वो ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको उनके एब्सेंस को वो बहुत मिस कर रहे हैं। He is well aware that Banquo is no more alive. उनको इस चीज़ के बारे में पता चल गया है ऑलरेडी कि वो बैंको जिंदा नहीं है। He speaks so to keep himself away from any allegations. वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उनको दूर रखना है एलिगेशन से। It is an attempt to prove his innocence in that matter. वो उनका ये अटेम्प्ट है कि वो अपने इनोसेंस को प्रूव करे। The phrase whom we miss carries another meaning to Macbeth, डिफरेंट फ्रॉम दैट टू अदर्स प्रेजेंट देयर। वो अलग ही है मीनिंग उनके लिए, जो लोग वहाँ मौजूद है उनको अलग है और उनके लिए वो अलग है। वो जानते हैं कि बैंको जिंदा ही नहीं है। मैकबेथ नोज बैंकोज एब्सेंस इज फॉर एवर वाइल टू अदर्स इट इज़ टेम्पररी। सबको लग रहा है कि वो टेम्पररी, वो पार्टी में नहीं आए हैं, उनका एब्सेंस टेम्पररी है, पर मैकबेथ को पता है कि वो मर चुके हैं, उनका एब्सेंस जो है वो फॉर एवर है। क्वेश्चन 37, What is the present state of mind of Lady Macbeth? अब Lady Macbeth का बताइए। Answer 37. Lady Macbeth's mind is in total bafflement. वो बहुत ही ज़्यादा confused है, unable to find the real reason behind her husband's strange behavior. वो बता नहीं पा रही है कि क्या reason है। She is not aware of Banquo's murder and concludes that some
every vision that her husband has the proclivity to view is disturbing him. कुछ जो है वो उनके husband को disturb कर रहा है. She regards this experience as the result of Macbeth's weak heart. वो फिर explain करते हैं कि Macbeth बहुत weak हो गए हैं, failing to withstand the gruesomeness of the crime of murdering Duncan. वो ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है ये क्राइम करके by murdering Duncan. Question 38. What is the present state of mind of Macbeth? Answer 38. Macbeth is presently the most horrified living soul after witnessing the opposition of Banquo's host. Macbeth इस वक्त अभी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने Banquo का घोष देखा है, which is not visible to others, क्योंकि वो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है. The situation is critical since the ghost appears when Macbeth is not alone. तब क्योंकि सिचुएशन ज़्यादा इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि घोस्ट सबके सामने आया है and other noblemen are present there. So we observe, unlike the previous vision, when the dagger appears in the air and Macbeth bursts into an almost self-accusing soliloquy. तब वो soliloquy एक present करते हैं जहाँ पे Macbeth अपने अकेलेपन में देखते हैं वो डैगर को, और यहाँ पे बैंको के घोस्ट को सबके सामने वो देख रहे हैं, तो वो एकदम परेशान हो जाते हैं. हियर मैकबेथ डेस्परेटली अटेम्प्ट्स टू जस्टिफाई हिज स्केर्ड एटीट्यूड एंड इक्वल्स टू इररिलेवेंट ब्लैबलिंग ऑफ अ डिस्टर्ब्ड माइंड. वो ये दिखाता है कि वो कितना डरे हुए हैं और उनका वो कितना डिस्टर्ब्ड है अपने माइंड से. ये चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ दिखा रहा है, मतलब लोगों को दिख रहा है ये चीज़. क्वेश्चन 39. एक्सप्लेन अपॉन द कॉर्नर ... आर्टिफिशियल स्प्राइट्स इन एक्ट 3 सीन 5. ये लाइन है, आप चेक कर सकते हैं. आंसर 38. These captivating lines encapsulates the fascinating ritual of witchcraft. कैसे जो है विचेस लोग जो है एक फैसिनेटिंग की है. हेकेट describe how she will invoke the artificial elves as against to serve her goals. वो कैसे artificial elves को invoke करेंगी, जगाएंगी. She tells that at the corner of the moon there hangs a drop of magic potion. एक drop of magic potion है which has profound or deep hidden quality. She will collect it before it falls on the ground. वो उसको collect करेगी and distill it with magic power, और उसमें वो कुछ magical powers भी डालेंगी, and that will ultimately raise the artificial goblins. उसी से artificial goblins आएंगे जिससे वो फिर आगे आपको पता चलेगा कि मैकबेथ उसी को देखते हैं. क्वेश्चन 40. एक्सप्लेन ही शैल स्पर ... चीफ एनिमी इन एक्ट 3 सीन 5. आंसर. इन दीज लाइन्स हेकेट डिस्क्राइब द रीज़न दैट विल इवेंचुअली ब्रिंग द डाउनफॉल ऑफ मैकबेथ. यहाँ पे वो रीज़न बताती हैं कि जो रीज़न बनता है मैकबेथ के डाउनफॉल का. हेकेट. Macbeth trapped in an inextricable situation will find himself in a place from where there is no way to retreat back. Macbeth एक ऐसी जगह में आके फंस जाएंगे जहाँ से वो वापस नहीं लौट पाएंगे. And in this context he will reject fate. वो reject करेंगे fate को, contempt death, and he will lose his wisdom. His natural elegance को lose करेंगे. His fear and degenerate into a daring malicious being. और वो एक डेयरिंग बन जाएंगे, मतलब ऐसा डेयरिंग उनके अंदर आ जाएगा कि मतलब वो अपने मौत को भी खुद से गला लगा लेंगे. दिस सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ एनी पर्सन. यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही गई है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे वर्स्ट एनिमी है. विच हैज़ द पोटेंशियलिटी टू ब्रिंग डाउन अपॉन हिम हिज टोटल रुइन. जो एक इंसान को पूरा बर्बाद कर देता है, इसके अंदर ये पोटेंशियलिटी है. क्वेश्चन 41. Who is the most pious Edward? Why he is called so? Answer 41. The King of England, Edward the Confessor, is mentioned here as the most pious Edward. वो बहुत ही pious यानी बहुत ही holy, बहुत ही religious है. The King of England has a pious soul since this man with his divine grace has devoted his miraculous power for the benevolence of his subjects. अपने subjects के लिए. His healing touch curses the क्योर्स द पीपल ऑफ द डेडली डिजीजेस स्क्रॉफ्यूला. यहाँ कर्सेस नहीं होगा, क्योर्स होगा. दिस वर्चुअस किंग हैज़ कमिटेड हिज स्ट्रेंथ फॉर द वेल बीइंग. ये वर्चुअस किंग जो है अपनी स्ट्रेंथ उन्होंने लगा दी लोगों की भलाइयों के लिए.
गरीब लोगों के लिए, एंड ऑल्सो पोजेसेस द स्ट्रेंज पावर ऑफ प्रोफेसी, और वो प्रोफेसी भी कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि इन फ्यूचर में क्या होगा, दैट हैज़ पास्ड विद सक्सेसेस, दैट इज़ वाई ही इज कॉल्ड सो, इसीलिए उनको ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन 42, व्हाट इज रिफर्स टू एज मेलेवलेंस ऑफ फॉर्च्यून? मेलेवलेंस ऑफ फॉर्च्यून का मतलब क्या है? आंसर 42, मैलकॉम हैज़ बीन डिनाइड टू एक्सेंड द थ्रोन, उनको क्योंकि वही एक्चुअल में इस चीज़ के लायक थे कि उनको किंग बनाया जाए, पर उनको तो वो चीज़ नहीं मिला। द राइट ही ओन्स बाय हिज बर्थ, उनको वो मिला था, वो राइट था उनका। एट द टर्न ऑफ हिज फेट, डनकन हिज फादर एंड द किंग ऑफ स्कॉटलैंड इज मर्डर्ड इन हिज स्लीप बाय मैकबेथ, उनको मार दिया गया। एंड फियरिंग द इक्वली ग्लोरी फेट्स, मैलकॉम डिजर्ट्स हिज कंट्री एंड टेक रिफ्यूज इन इंग्लैंड, और उनको अपना कंट्री छोड़ के उनको इंग्लैंड जाना पड़ता है। दिस एब्रप्ट चेंज इन हिज सिचुएशन इज रिफर्स टू एज द मेलेवलेंस ऑफ फॉर्च्यून, ये जो चेंजेस आए ना उनका फॉर्च्यून में, इसको कहा गया मेलेवलेंस ऑफ फॉर्च्यून। क्वेश्चन 43, व्हाट कंसेप्शन ऑफ द एड्रेसेस वी गेट फ्रॉम मैकबेथ स्पीच इन एक्ट 4 scene 2? Answer, the picture that we get from the speech accentuates their activities as destructive, बताता है कि डिस्ट्रक्टिव है। दैट फोरशैडो द इमिनेंस ऑफ मैकबेथ्स डाउनफॉल, जो मैकबेथ्स का डाउनफॉल का कारण बनेगी। दीज विचेस कैन अनलीश द स्टॉर्मी विंड अपॉन द चर्चेज, ये विशेस जो है ये स्टॉर्मी विंड उतार सकती हैं चर्चेज के ऊपर है, और जहाँ चर्चेज जिसको कहा जाता है डोमेन ऑफ रिलीजन, एंड कैन कॉज द शिपरेक, और वो शिपरेक भी कर सकती है बाय ह्यूज फोमी बिलोइंग वेव्स, वेव्स के मदद के थ्रू। कैन फ्लैटन द कॉर्न स्टॉक्स टू ग्राउंड, वो बड़े बड़े जो कॉर्न होते हैं, स्टॉक्स होते हैं कॉर्न के, उनको वो ज़मीन पर ला सकती हैं। द फ्रूट्स बॉर्न बाय द टॉयलिंग फार्मर कैन टॉपल द कासल ऑन द हेड्स ऑफ इट्स गार्ड्स, ठीक है, जो 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 फ्रूट्स जो बहुत मेहनत से फार्मर्स लोग उगाते हैं, वो कासल्स के ऊपर उतार सकती हैं, वो उनके गार्ड्स के ऊपर में। कैन रेज द पैलेसेस एंड पिरामिड्स टू द ग्राउंड, बड़े बड़े पैलेसेस को और पिरामिड्स को वो ज़मीन पर मतलब सब कुछ ख़त्म कर सकती हैं। एंड कैन कॉज द अटर डिस्ट्रक्शन बाय रूइंग द नेचर सीड्स, नेचर्स के सीड्स को ख़राब कर सकती हैं। दस टर्मिनेटिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोक्रिएशन till they themselves get tired of such devastating actions. The speech is sinister in tune with the evil role played by the witches. Question 44, what does Macbeth ask? Does he get the answers? क्या उनको उनका आंसर्स मिलता है? Answer, though Macbeth intended to ask questions to these three weird sisters, वो जाते हैं पूछते हैं उनसे सवाल, their magic charm reads his mind before he speaks out. उनके जो मैजिकल जो उनका जो चार्म है वो ये बात को पढ़ लेती हैं वो लोग कि मैकबेथ यहाँ क्या पूछने आए हैं। बिफोर ही स्पीक्स आउट, एन अपैरेशंस अलॉन्ग विद इक्विवोकल येट अलार्मिंग स्पीचेस प्रोफेसी सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और कुछ ऐसे अपैरेशंस आते हैं उनके सामने जो बता देते हैं सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट डिक्टेट हिज कोर्स ऑफ लाइफ, जो उनकी लाइफ के बारे में आगे क्या होने वाला है वो बताते हैं। द फर्स्ट अपैरेशन ऑफ एन आर्म्ड हेड, जो आर्म्ड हेड आते हैं, ठीक है, डिक्लेयर्स मैकडफ द थेन ऑफ फाइव एज हिज एनिमी, वो बताता है कि मैकडफ जो है तुम्हारा दुश्मन है फ्रॉम हिज लाइफ, थ्रेट कैन इंजेंडर। द सेकेंड अपैरेशन जो है ऑफ अ चाइल्ड स्मियर्ड विद ब्लड आता है, विद ब्लड डिक्लेयर्स नो पर्सन बॉर्न ऑफ अ वुमेन कैन किल हिम, कोई भी ऐसा इंसान जिसको औरत ने पैदा किया है वो उसको नहीं मार सकता, मतलब डायरेक्टली। एंड द थर्ड अपैरेशन ऑफ अ चाइल्ड क्राउन्ड विद द ट्री, और एक आता है जो ट्री के साथ इन अ रिडल लाइक मैनर दैट मैकबेथ इज इनविंसिबल, मैकबेथ को कोई नहीं हरा सकता, टिल द ग्रेट बर्नम वुड मूव्स टू हाई डंसन एंड हिल, जब तक पूरा वुड, बर्नम वुड यानी कि पूरा जो बर्नम का जो फॉरेस्ट है वो उठ के ना चला है, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो ये चीज़ें जो है ना मैकबेथ को बहुत कन्फ्यूज़ कर देती है, और मैकबेथ को इसलिए ऐसा लगने लगता है कि उनको कोई मान नहीं सकता। Upon Macbeth's insistence, the witches conjure the last apparition that shows 8 king, followed by Banquo. Banquo के साथ साथ 8 kings होंगे, hinting at his lineage that is going to rule Scotland as well as England and Ireland. और ये होता है, एक टाइम में ये ऐसा हुआ है कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड का एक ही राजा था। That has happened. Question 45. Explain. He wants thee ... against the owl. इसका लाइन को बताओ।
Answer. These lines from Lady Macduff's speech reveals a mental anguish for her husband's escape. वो उनका गुस्सा कि उनके हस्बैंड उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं. She feels such an irresponsible attitude on his part only hints at the want of natural concern in her husband's character. ये चीज़ उनका irresponsible जो attitude है वो समझ नहीं पाती है. To substantiate this view, she evokes the imagery of a wren. वो बताती है कि ये सिचुएशन को वो समझाती हैं इस तरह से कि एक रैन का इमेजरी के समझाती हैं. सिंगिंग बर्ड हु इन स्पाइट ऑफ इट्स डिमिनिटिव स्टैचर फाइट्स द आउल. एक रैन जिसका ताकत नहीं है आउल से लड़ने के, पर वो लड़ती है नेल एंड टू प्रोटेक्ट इट्स यंग वंस. दी लाइन्स आर द सजेशंस ऑफ द इम्पेंडिंग डेंजर हैंगिंग ओवर लेडी मैकडफ. और यही चीज़ जो है हम लोग को समझा देता है कि लेडी मैकडफ के ऊपर भी बहुत सारा डेंजर्स है अभी भी. And her son in which they are innocent victims, जहाँ वो लोग innocent हैं. Question 46. Show some light on the character of Ross in Act 4 Scene 2. Answer. Ross's character appears as benevolent person. वो बहुत ही उनका दिल बहुत ही दयालु थे वो. Who sincerely tries to give solace to the distressed lady, जो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनको encourage करते हैं. Lady Macduff. He is sympathetic but discreet in his speech and tames down Lady Macbeth's indignation against her husband by reminding her of his noble virtues. वो उनको समझाते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत ही नोबल है, बहुत ही नोबल काम किया उन्होंने. However, his speech echoes the troublesome time when mistrust and betrayal prevail and life becomes full of uncertainties. पर ये चीज़ भी समझाते हैं हम लोग को, वो जो कि उनका जो मिस्ट्रस्ट और बिट्रेल ये सब जो हो रहा है यही हम लोगों की लाइफ को बहुत ही अनसर्टेन कर दिया है. Question 47. Compare the character of Macbeth with that of King of England. बहुत ही डिफरेंट है. Answer. The image of the King of England stands in a striking contrast to that of Macbeth. The benevolence of the King of England is pitted against the tyranny of Macbeth. वो बहुत ही ज़्यादा tyrant है, as revealed from Macduff's speech. While narrating the deplorable, क्योंकि मैकबेथ जैसे हम लोग को बताते हैं ना कि ऐसा किया मैकबेथ ने, ऐसा कर रहा है, वो शहर में मार रहा है, जिसको पर शक हो रहा है उसको फांसी दे रहा है. तो ऑल दिस इज़ वेरी मच, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है किंग ऑफ इंग्लैंड के मुकाबले में. While narrating the deplorable flight of the people of his native country, Macbeth's reign of terror has triggered of chaos and injustice. क्योस हो गया पूरे शहर में, हर जगह इनजस्टिस है, कहीं भी इंसाफ नहीं हो रहा है. अनलाइक द किंग ऑफ इंग्लैंड हुज एल्ट्रुइज्म ब्रिंग्स गुड टू हिज सब्जेक्ट्स. वो अपने लोगों के लिए बहुत ही भला कर रहे हैं. मैकबेथ कमांड्स एज मैकडफ टेल्स ईच न्यू मॉर्न, न्यू विडोज हाउल, न्यू ऑर्फन्स क्राई. ईच न्यू मॉर्निंग में हर एक दिन एक नई औरत विधवा हो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं. Whereas the King of England and still life in his subject with his healing power, वो उल्टा अपने लोगों को ठीक कर रहे हैं. Clearly, these two characters stand for the two sides of human life, good and bad. ये ऐसा ही जैसे कि दो लाइफ है ना ह्यूमन लाइफ का, गुड एंड बैड, वैसे ही यहाँ पे हैं ये लोग दोनों का कैरेक्टर्स. Question 48. Explain. Good God be times ... makes us strangers. Answer. Malcolm is the son of the late King of Scotland, Duncan. वो जो मर गए डनकन, उनके बेटे हैं मैलकॉम. He is the legitimate successor of the throne. वही असल हकदार हैं. But fled Scotland after his father's brutal murder. और उनको अपने फादर के मर्डर के बाद उनको भागना पड़ता है. By Macbeth fearing his own life is in danger, क्योंकि उनको डर हो जाता है कि उनकी खुद की जान खतरे में है. जो उनके फादर को मार सकते हैं वो उनको भी तो मार सकते हैं. Hence this self-imposed exile, उन्होंने खुद ही अपने आप को वनवास में भेजा था, from his country is the result of a critical condition when his own native land becomes a foreign country. जब उनका खुद का देश उनके लिए एक foreign country बन जाता है and his fellow countrymen becomes alien. In this such a speech expresses his dismay over such a strange condition and prays to God. अब वो खुदा से प्रार्थना करते हैं to remove quickly those adverse elements that create such situations. जो अभी जो चल रहा है जो हालात, उसके लिए वो दुआ करते हैं कि जल्द से सब कुछ ठीक हो जाए. Question 49. Explain a great perturbation in nature.
Effect of watching in Act 5, Scene 1. Answer. The doctor describes this cure disease as the constitutional disorder which enables a person to execute normal physical activities while sleeping. ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर है, ठीक है, जो लोग हरकतें करते हैं जब कि वो सोए हुए होते हैं. बाय द वर्ड पर्टर्बेशन ही मीन्स एजिटेशन एंड द रिजल्टेंट डिसऑर्डर. वो बता रहे हैं कि कुछ रिजल्टेंट डिसऑर्डर है, मतलब कोई रीज़न हुआ है जो उनको जैसा लेडी मैकबेथ को ये प्रॉब्लम हो रहा है. Question 50. What do you think can be the reason behind such abnormal action of the Lady Macbeth in Act 5, Scene 1, the best scene of sleepwalking scene? Answer 50 from mine, क्योंकि मेरा बहुत ही बेस्ट सीन है, क्योंकि यहाँ पे दिखता है ना कि एक्चुअल में इंसान जो कर्म करता है उसको कैसे जो है गॉड जो है या खुदा हम लोग कहें, कैसे उसको हमारे आँखों के सामने ला के पेश करते हैं. एंड इन दिस शेक्सपियर वॉज मार्वेलस इन एक्सप्लेनिंग दिस. Answer. From the talk of Lady Macbeth as witnessed by the doctor, जैसे हम डॉक्टर ने देखा, सब कुछ सुना, and the gentlewoman, it is revealed that she suffers from mental trauma, जिस दिखाता है कि वो mental trauma से गुजर रही थी, and an intense sense of guilt, और वो बहुत ही ज़्यादा guilt में थी, that bears her conscience. She takes an active part in contriving the evil plan of murdering Duncan. वही थी जिन्होंने एक्टिव पार्ट लिया. मैकबेथ तो सिर्फ उनको आके बताए थे, एक्चुअल में डनकन को मारना है या कैसे किंग बनना है, ये सब लेडी मैकबेथ का ही था. एंड दिस एक्ट ऑफ हीनियस क्राइम गिव्स बर्थ टू अदर क्राइम्स ऑफ इक्वली ग्रूसम नेचर लाइक द मर्डर ऑफ बैंको एंड लेडी मैकबेथ अलॉन्ग विथ हर चिल्ड्रन. और ये एक क्राइम की वजह से और भी इससे भी इसके जैसा हीनियस क्राइम पैदा हुआ. बैंको का मर्डर हुआ, लेडी मैकबेथ उसके बच्चों का मर्डर हुआ. सो मच ऑफ अननेसेसरी ब्लडशेड टेक अ हेवी टॉल अपॉन आवर माइंड, और ये सब कुछ उनके दिमाग के ऊपर बहुत हावी हो जाता है. एंड दिस मैनिफेस्ट एज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इम्पीचमेंट. ये चीज़ उनके अंदर से बाहर आ रहा है, ये सारी उनकी जो गलतियाँ ये अंदर से बाहर आ रही है. दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड एबनॉर्मल एक्शन. यही रीज़न था उनका एबनॉर्मल एक्शन का. Question 51. What are his secret murders in Act 5, Scene 2? Answer. Macbeth has murdered Duncan and usurped his throne. उनका throne उनको तो मिल गया था, और their throne also he masterminded the murder of Banquo. उन्होंने ही ये प्लान बनाया था, बैंको का को मारने का प्लान लेडी मैकबेथ ने नहीं बनाया था. And Lady Macbeth along with her children. Apart from this, his reign becomes one of terror. लोग डर के रह रहे थे. When many persons lose their life under his crushing and tyrannical governance, जहाँ लोग उनके मतलब वो बहुत ही क्रूअल बादशाह हो गए थे, मतलब बहुत ही बेरहम बादशाह जिसको कहीं पे भी किसी को भी मार दे रहा था. These are his secret murders. इसको कहा जाता है secret murders. Question 52. What is faith breach? How does it eventually affect Macbeth in Act 5, Scene 2? Answer. The word faith breach means treachery or the breach of faith, यानी धोखा. Macbeth commits the first act of treachery with the murder of Duncan. पहले तो वो वहाँ करते हैं. However, ascension to the throne does not assure his peace of mind. और उनको peace of mind नहीं मिलता अगर वो king बन जाते हैं तब भी. And he suspectingly that threat of danger lurking in every corner kills Banquo and other noblemen. और ये डर जो है ये बैंको को मारते हैं वो, और भी बाकी नोबल्समैन को मारते हैं. Terror and tyranny walk hand in hand during his rule. His autocracy produces dissidence in his court. अफरा तफरी मच जाती है उनके दरबार में. The predictions by the witches misguide and their magic spell prove fatal to him. जो विचेस ने जो प्रिडिक्शंस किया था उन्होंने वही प्रिडिक्शन नहीं मिसगाइड किया था. अल्टीमेटली ही सक्कम्स टू आर्मी लेड बाय मैलकॉम, डनकन सेल्फ एक्साइल सन मैलकॉम जो डनकन के बेटे हैं, एंड मैकडफ. ही इज किल्ड बाय मैकडफ इन द बैटलफील्ड, और उनको मैकडफ बैटलफील्ड में मार देते हैं जंग. क्वेश्चन 53. एक्सप्लेन डॉट डॉट नाउ डज डॉट अ dwarfish thief. Answer. Macbeth is the usurper of the throne of Scotland, denying the legitimate right of the Duncan's son. Hence, according to Angus, और Angus के हिसाब से, it is a borrowed robe that
hangs loosely on him. Also, Macbeth virtues fall short of regal qualities. Macbeth असल में लायक नहीं है राजा बनने का. He is a tyrant, misusing his imperial, thus causing the wrath. वो लोगों को अपने खिलाफ इसलिए उकसा दिए हैं, लोग उनसे इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि वो बहुत ही टायरेंट बन गए हैं, बहुत ही क्रूअल बन गए हैं. And other noblemen and his subject. He is not fit to rule and fails to raise himself to the royal stature and dignity. वो नहीं अपने आप को एक अच्छा राजा पेश कर पाते हैं. His meanness makes him an ignoble creature, dwarfish, who has stolen kingship. उन्होंने kingship को चुराया है, वो हकदार नहीं है. The irony is that he himself now feels ignobility. This is how Angus in these lines explains Macbeth unworthiness as a king, कि वो बिल्कुल भी लायक नहीं है एक राजा बनने का. Question 54. Who are the English epicures? What is meant by epicures? क्या मतलब है? Answer. English soldiers are referred to as English epicures. The word epicure is a quality attribute to a person who indulges in the luxury of life. ये English epicures उनको कहा जाता है. मतलब epicure का मतलब है वो लोग जो अपने ऐशो आराम में बस जीते हैं. इंग्लिश मैन आर नोन फॉर देयर फाइन टेस्ट्स, क्योंकि इंग्लिश मैन लोग जानते हैं कि इंग्लिश लोग जो होते हैं वो बहुत ही सब चीज़ बेस्ट प्रेफर करते हैं फाइन टेस्ट्स की वजह से. मतलब उनका टेस्ट बहुत फाइन होता है, बहुत ही बेस्ट होता है. हैंस दे आर व्यूड एज एपिक्योर बाय मैकबेथ. तो ये मैकबेथ का मानना है कि वो एपिक्योर्स हैं. मतलब वो सिर्फ इंग्लिश लोग जो हैं सिर्फ अपने आप को पैसों के ऐशो आराम में और सिर्फ लग्जरी लाइफ के पीछे भागते हैं. ये मैकबेथ का मानना था. क्वेश्चन 55. Explain the last two lines. The mind I sway by ... nor shake with fear in Act 5, Scene 3. Answer. The two lines of Macbeth's speech reveals his overconfidence. Overconfidence उनका बताता है. Suggesting how the prediction by the witches take a grip on his following life course. क्योंकि prediction के बाद ही वो बहुत ज़्यादा overconfidence हो जाते हैं. It makes him bold to the extent of blinding his power of judgment to access the potentiality of his rivals, undermining the capability. क्योंकि वो सही बात है, इसलिए इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है उनको कोई नहीं मार सकता. इसीलिए वो अपने राइवल्स का पोटेंशियलिटी नहीं जज कर पाते क्योंकि उनको पता होता है कि उनको कोई नहीं मार सकता. ये उनके दिमाग में हावी हो जाता है ये चीज़, इसलिए वो अपने आप को एज अ सही सोल्जर भी पेश नहीं कर पाते हैं. He judges himself the supreme commander without any iota of doubt and fear. Without any doubt or fear वो खुद को सुप्रीम कमांडर समझ बैठे हैं. Question 56. Explain the last two lines. Were I from Dunsinane ... draw me here ... of Act 5, Scene 3. Answer. The last speech of the conversation by the doctor hints at the collapse of the Macbeth's rule. ये बताता है कि मैकबेथ का जो रूल है जो किंगडम का वो ख़त्म होना हो जाएगा. द डॉक्टर सीक्रेट विश टू फ्ली अवे फ्रॉम डंसिन, क्योंकि डॉक्टर भी भागना चाहता है द डोमेन ऑफ मैकबेथ करप्ट गवर्नेंस, जहाँ पे मैकबेथ का लोग सब करप्ट हो चुके हैं. रिलिक्विशिंग एनी ल्यूक्रेटिव ऑफर, वो किसी भी अच्छे ऑफर को वो रिजेक्ट कर देते हैं. ओनली ब्लैलेंटली पॉइंट्स आउट हाउ इंटेंस इज़ द एक्रीमोनियस फीलिंग ऑफ दोज. ये सिर्फ यही दर्शाता है यहाँ पे कि लोग कितने डरे हुए हैं. ऑफ दोज हु आर सब्जेक्टेड अंडर मैकबेथ्स रीगन ऑफ टेरर हु आर वेल अवेयर ऑफ हिज कार्डिनल गिल्ट. लोग जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा जिम्मेदार हैं इस चीज़ का, आज जो भी हो रहा है कंट्री में, और लोग कितने डरे हुए हैं उसके रूल में. ये चीज़ डॉक्टर का स्पीच से ही पता चलता है हमें. Question 57. Explain the importance of the wood of Burnham in the play. जो फॉरेस्ट है बर्नम का, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? Answer. The wood of Burnham has a special significance in the life of Macbeth as prophecies by the three witches. जैसा मैकबेथ को बताया गया है, they predict an impossible incident that is most unlikely to happen in reality and which is going to dictate the tenure of his rule. Impossible. This assures Macbeth that his reign is going to last. क्योंकि जो बोलती है ना कि जब तक फॉरेस्ट उठ के नहीं आ जाता डंसिन हिल तक, तब तक तुमको कोई नहीं मार सकता. यही चीज़ जो है मैकबेथ को ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है. इज़ गोइंग टू लास्ट इज द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ बर्नम कम्स टू डंसिन हिल. यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्वेश्चन 58.
What is the significance of the speech by Malcolm in Act 5, Scene 4? Answer. Malcolm gives command to his soldiers to cut branches. Malcolm ये command देते हैं ना soldiers को कि सारे branches को cut करो from the forest of Burnham so that they can conceal the number of soldiers. क्यों वो ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनको छुपाना था कि soldiers कितने हैं. They are actually having in disguise. They're marching forward to strike a sudden attack upon the unalarmed enemy side. और उनको sudden attack करना था. यही चीज़ तो देख कर ना मैकबेथ को जाके उनको बताते हैं कि ऐसा लगता है कि जो ब्रांचेस जो काट देते हैं वुड का, मतलब फॉरेस्ट का, जो ट्रीज़ का, तो ऐसे जब वो लोग झाड़ को सामने से लेकर आते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जो है फॉरेस्ट उठ के चला आ रहा है सामने. यही चीज़ तो देख के वो डर जाते हैं. These lines have the immense significance since the camouflage makes a preposterous incidence of the progression of the Burnham forest possible through an illusion sounding Macbeth death knell. अब यही चीज़ जो है समझा देता है हमें कि मैकबेथ का मौत अब करीब आ चुका है. Question 59. Explain. If thou be slain and with no stroke of mine, my wife and children ghost will haunt me still. ये किसने कहा है? Answer. The lines reveal upon the fury of Macbeth. Macbeth कितना ज़्यादा गुस्से में है and intense urge to wreak vengeance upon Macbeth. और उनको बदला लेना ही है मैकबेथ से. In these lines of the soliloquy stepped in emotional outburst. वो इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. He tells that in case Macbeth is killed by any person other than Macduff. और मैकडफ ये बात कहते अगर किसी और ने तुम्हें मार दिया, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा, he will be ever haunted by the discontented spirit of his wife and children who are the victims of Macbeth's despotic brutality. तो ये बात वो कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मेरे बच्चे और मेरी बीवी मुझे हमेशा आके हॉन्ट करेंगे, जो जिसको तुमने बेरहमी से मारा था. Question 60. What is meant by unbattered edge and the declaration I sheath again undeeded? Answer. By the phrase unbattered edge, Macduff means the sharp edge of his sword. वो बताते हैं कि मेरा जो sharp edge है, मेरा sword में जो तलवार है बहुत ही sharp है. The statement I sheath again undeeded means that in case Macduff fails to fulfill his mission of taking revenge, अगर वो अपना revenge नहीं ले पाते, he will not use his swords to slaughter others but keep it inside the sheath of or cover of his sword. पर वो अपने अंदर ही रखेंगे, अपने म्यान में रखेंगे, वो बाहर नहीं निकालेंगे अगर वो नहीं बदला ले सकेंगे तो ये लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने आपको कुल टोटल 60 क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दिए हैं. मैं कोशिश करूँगी आगे की भी बहुत जल्द आपको एक्सप्लेन कर दूँ. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई टू गिव रिप्लाई एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. Thank you.